अस्सलाम वालेकुम। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के जो बेसिक सारे टॉपिक्स थे सिलेबस में जो शामिल थे वो हम कर चुके हैं। उन सब की वीडियोस मैंने शेयर कर दी हैं। अगर कोई रिमेनिंग मुझे लगेगा कि वो चीज़ भी इसमें डिस्कस होनी चाहिए थी और हमने नहीं की, वो रिवीजन जब हम करेंगे तो उसको मैं कवर करा दूँगी। इसमें हम हर वीक का सिलेबस चेक करेंगे और उसके मुताबिक प्रिपरेशन करेंगे कि इसमें कौन से क्वेश्चन आते हैं और आपने उसे किस तरह से तैयार करना है। मैं इसका सारा आपको गाइड कराऊंगी। तो हमारे पास जो वीक 1 का सिलेबस है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज। तो हमारा फर्स्ट वीक में जो इस वीक में हमारा सिलेबस आ जाएगा वो है ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज। तो इसके मैं आपको टॉपिक बताती हूँ कि इसमें आपने कौन कौन से करने हैं। इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें फ़र्स्ट वाला हमारे पास फर्स्ट चैप्टर आ जाता है। ये मैं आपको आईटी की बुक से करा रही हूँ, इसलिए कि मोस्टली स्टूडेंट्स के पास ये वाली आईटी की बुक है। और इसके अलावा ये भी है कि इसमें ज़्यादा सिंपल दिया हुआ है, तो आपके पास घर में करने के लिहाज से आसानी हो जाएगी कि आपको अगर समझ नहीं आ रही तो इससे समझना आसान होगा। इसके अलावा जो मैंने टॉपिक शुरू में पढ़ाए थे क्लास में और जो टॉपिक दूसरी बुक से कराए थे उनको भी आप कवर कर लें तो आपके लिए पेपर के लिहाज से बेटर होगा, क्योंकि आपका फ़ाइनल का पेपर जो है एक्सटर्नल ही बनाएगा। तो जितना आपकी तैयारी बेहतर होगी वो आपके मार्क्स के लिहाज से ठीक रहेगा। तो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स डिस्कस किए गए हैं, जो कि हमारे पास है हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम और यूज़र्स। और इसकी हमारे पास जो लेयर्ड डायग्राम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास सबसे अंडरलाइन क्या चीज़ होती है, हार्डवेयर। हार्डवेयर को कौन सपोर्ट कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हमारे पास क्या आ जाते हैं, सिस्टम एंड एप्लीकेशन, प्रोग्राम। और ये जो सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं इन्हें कौन यूज़ कर रहा होता है, यूज़र्स। तो ये हमारे पास एक कंसेप्चुअल व्यू आ जाता है कंप्यूटर सिस्टम का, तो आपने ये करना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन आ जाती है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर. It is an important part of computer system. It provides basis for application program and act as a interface between the computer user and hardware. तो एक तो आपने इसकी यहाँ से भी करनी है। इसके अलावा जो हमने क्लास में भी पढ़ी थी, दूसरी वाली बुक से हमने पढ़ी थी, तो उसमें क्या था कि किस तरह से वो एज ए मैनेजमेंट काम कर रहा है, एज ए गवर्नमेंट काम कर रहा है और बाकियों को टास्क असाइन कर रहा है। तो आपने वो कंसेप्ट भी उसका रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स। ये आपने करने हैं कि कन्वीनियंस है, एफिशिएंसी है। इसके अलावा आपके पास इसमें एबिलिटी टू इवॉल्व है। नेक्स्ट आ जाता है रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें वही जो बात पहले मैं कह रही थी कि गवर्नमेंट है, रिसोर्स एलोकेटर के तौर पे काम कर रही है, कंट्रोल प्रोग्राम के तौर पे काम कर रहा है। तो ये आपने सारा जो है डिटेल में करना है। तो आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने भी डिस्कस किया कि कंप्यूटर सिस्टम, फिर क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसका रोल। आपने ये सारे टॉपिक करना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मेन फ्रेम सिस्टम्स। तो मेन फ्रेम सिस्टम्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स दिए हुए हैं। तो पहला हमारे पास कौन सा है, सिंपल बैच सिस्टम्स। ठीक है, ये सबसे जो अर्लियर टाइप के सिस्टम्स थे वो हमारे पास जो थे बैच सिस्टम्स थे। उनमें क्या था कि कार्ड रीडर और टेप ड्राइवर्स जो थे वो एज ए इनपुट यूज़ होते थे, और जो आउटपुट डिवाइसेस थी वो प्रिंटर्स और टेप ड्राइवर्स और कार्ड पंचर वगैरह थे। वो इतने इंटरैक्टिव सिस्टम्स नहीं थे। सारी जो उनको जॉब्स थी वो एक ही टाइम में दे दी जाती थी और फिर वो उनका आउटपुट दे देते थे। तो ये आपने इसकी टाइप करनी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इस मल्टी प्रोग्राम सिस्टम। तो मल्टी प्रोग्राम में क्या है, वो उसी तरह से जो है कि हम जैसे उसमें जॉब्स को डिस्कस कर रहे थे, इसमें भी हमारे पास जॉब्स हैं, लेकिन इसमें जो है अब हमारे पास तमाम डाटा हम उसे सेम टाइम पे नहीं दे रहे, बल्कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं
वो भी इन्वॉल्व हैं। डाटा उनके पास, इनपुट डिवाइसेस उस वक्त डाटा साथ साथ भी दे रही हैं और साथ साथ आउटपुट भी ले रही हैं। इसके अलावा क्या है, इसमें एक वक्त में एक से ज़्यादा जॉब को भी वो हैंडल कर रहा है। तो ये हमारे पास इस तरह से है। ये जो है सिंपल बैच सिस्टम का है कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूज़र का प्रोग्राम में एरिया है। यूज़र को इससे कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ पे सारे जो उसने एक बैच दे दिया पूरा जॉब्स का, वो एग्जीक्यूट हो रहा है। पहले जॉब 1 हो रही है, फिर जॉब 2, जॉब 3, इस तरह से। जबकि मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम में क्या है, सारी जॉब्स जो हैं वो एक वक्त में ही रैम में मौजूद है, या सारी नहीं भी मौजूद तो मल्टीपल मौजूद है। इससे जो है सीपीयू की यूटिलाइजेशन इंक्रीज़ हो जाती है और वैसे भी सारे सिस्टम की भी वर्किंग जो है वो इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टाइम शेयरिंग। तो टाइम शेयरिंग वाला सिस्टम कौन सा है कि जिसमें कंप्यूटर को ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाया गया है। और इसमें क्या किया जा रहा होता है कि हम एक टाइम स्लाइस जो है यूज़ हो रहा होता है और डिफरेंट किस्म के जो प्रोग्राम्स हैं उन्हें टाइम असाइन हो रहा होता है और उस टाइम के मुताबिक वो काम कर रहे होते हैं। ये किस लिए है, ताकि सारा डाटा जैसे बैच सिस्टम में था शुरू में ना देना पड़े और इसके अलावा सीपीयू की जो यूटिलाइजेशन है वो भी इंक्रीज़ हो। तो इस टॉपिक में आपको टाइम शेयरिंग समझाया गया है। फिर उसी तरह से जो है टाइम शेयरिंग सिस्टम्स हैं कि वो सिस्टम किस तरह से यूज़ करते हैं टाइम शेयरिंग को, वो सारी डिटेल हमारे पास इसमें आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल प्रोसेसर सिस्टम। और फिर क्या है कि जो कुछ सिस्टम्स हैं उनमें एक प्रोसेसर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल प्रोसेसर। तो शुरू में जो प्रोसेसेस थे वो मोस्टली क्या थे, सिंगल प्रोसेसर सिस्टम्स थे। तो वो हमारे पास इसमें आ जाएगा। इसके अलावा जो है सिंगल प्रोसेसर में एक चीज़ जहन में रखनी है कि सिंगल प्रोसेसर का मतलब ये है कि जो जनरल पर्पस सीपीयू है या क्या है प्रोसेसर है वो एक है। इसके अलावा स्पेशल पर्पस प्रोसेसर्स जो कि जिनका कोई स्पेशल टास्क होता है वो कंप्यूटर में मौजूद भी हों तब भी हम उसे सिंगल प्रोसेसर ही सिस्टम ही कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे जनरल पर्पस प्रोसेसर जो है वो एक है। नेक्स्ट आ जाता है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। तो उसके नेम से है कि अगर ज़्यादा प्रोसेसर जनरल पर्पस प्रोसेसर जो हैं वो ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। तो अब हम जो है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स क्यों यूज़ करते हैं और उसमें क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम इज़ आल्सो नॉन एज पैरेलल सिस्टम और टाइटली कपल्ड सिस्टम। तो पैरेलल सिस्टम हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दो जो जनरल पर्पस प्रोसेसर्स हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल प्रोसेसर 1 है और प्रोसेसर 2 है, तो इस पे भी एक प्रोग्राम रन हो रहा होगा, इस पे भी एक प्रोग्राम रन हो रहा होगा। तो एक वक्त में दो प्रोग्राम रन हो रहे हैं या एक वक्त में प्रोग्राम 1 की कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ हो रही हैं, कुछ यहाँ हो रही हैं, तो इसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं कि ये पैरेलल वर्क कर रहा है। तो एडवांटेज ऑफ कोर्स ये है कि कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। कॉस्ट किस तरह से रिड्यूस हो जाती है कि अगर जो है हम सेपरेटली एक सिस्टम लें काम ज़्यादा को हैंडल करने के लिए तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जबकि मल्टी प्रोसेसर जो है वो सेम रिसोर्सेज को शेयर कर रहा है। सेपरेट पावर सप्लाई या मदरबोर्ड नहीं चाहिए हर चिप के लिए, तो इसकी वजह से उसकी कॉस्ट जो है रिड्यूस हो जाती है। रिलायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, किस तरह से कि अगर एक फेल भी हो जाए तो दूसरा जो है उसकी जगह ले सकता है और सिस्टम को रनिंग में रख सकता है। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज थ्रूपुट। तो ये मेन रीज़न आ जाती है हमारे पास कि जब हमारे पास प्रोसेसर ज़्यादा हो जाएंगे, जब काम करने वाले ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑफकोर्स जो काम हो रहा होगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो जब हमारे पास प्रोसेसर ज़्यादा हैं तो हमारे पास जो प्रोसेस हैं वो ज़्यादा एग्जीक्यूट हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स की टाइप्स। तो दो तरह की है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। तो इसका मेन कंसेप्ट किस तरह से याद रख लें, सिमेट्रिक है
हमारे पास सिमेट्री से, यानी तमाम प्रोसेसर्स जो मौजूद हैं एक सिस्टम में सेम है। ऑल प्रोसेसर्स आर सेम। इसका क्या मतलब है कि उनके दरमियान पीयर टू पीयर का रिलेशन है। कोई भी प्रोसेसर कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकता है और वो एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर रहे। तमाम जो हैं वो सेम स्टेटस पे हैं। तो वो हमारे पास कौन सी है? सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग है। जबकि एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में क्या है? एक हमारे पास मास्टर प्रोसेसर है और वो बाकी प्रोसेसर्स को क्या कर रहा है? काम असाइन कर रहा है और वो उस मास्टर प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम कर रहे हैं। तो वो है एसिमेट्रिक। तो हम आसानी से इसे याद रखने के लिए ये कर सकते हैं कि जो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग है वो नेटवर्क के पीयर टू पीयर मॉडल की तरह है, जबकि जो एसिमेट्रिक है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल की तरह है। तो ये हमारे पास दो टाइप्स मेन आ गई किसकी? मल्टी प्रोसेसिंग की। तो इसमें जो है हमारे पास जो टॉपिक है, आपने एक तो जनरल लॉन्ग क्वेश्चन करना है। जो हमारे पास इसमें मेन फ्रेम सिस्टम्स दिए हुए हैं, आपके पास किसी तरह के भी जो है वो पूछा जा सकता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स कि डिफरेंट टाइप के कौन से सिस्टम हो सकते हैं। तो वो हमारे पास मेन फ्रेम सिस्टम आ जाएगा, उसमें डिफरेंट टाइप्स की हुई हैं आपके पास। तो आपने इन सब को करना डिटेल में करना है। जो अगर इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आप शॉर्ट करना चाहते हो इन टॉपिक्स को, तो थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का जो टॉपिक है वो आपने डिटेल में करना है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होते हैं। ठीक है, उसका मेन आपने याद रखना है कि वो मल्टी प्रोसेसर से किस तरह से डिफरेंट है। तो मल्टी प्रोसेसिंग को वाले को हमने कहा था टाइटली कपल्ड या पैरेलल या टाइटली कपल्ड सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या है? प्रोसेसर ज़्यादा नहीं है, बल्कि क्या है, सिस्टम्स हैं डिफरेंट जिनको आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, कनेक्ट किस तरह से किया है? ये किसी किस्म की इकट्ठी स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ है? रिसोर्स शेयरिंग आ जाती है, क्योंकि ये सेम स्टोरेज यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा दूसरी डिवाइसेस भी सेम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी कंप्यूटेशन स्पीड ज़्यादा हो जाती है, रिलायबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें देखें, ईच प्रोसेसर हैज़ इट्स ओन लोकल मेमोरी और प्रोसेसर कैन ओनली कम्युनिकेट विद अदर प्रोसेसर थ्रू अ कम्युनिकेशन लाइन ओवर अ नेटवर्क। द प्रोसेसर इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में वेरी इन साइज, स्पीड एंड फंक्शन. They may also include microprocessor, workstation, mini computer and large general purpose computer system. The processor are given different names such as sites, nodes, computer machines and hosts etc. तो तमाम जो प्रोसेसर हैं वो डिफरेंट तरह की मशीन या डिवाइसेस में होते हैं और वो एक मदरबोर्ड पे या एक डिवाइस में नहीं होते। तो इसमें भी वही आ गया, स्पीड ज़्यादा हो गई, रिलायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। इसके अलावा हमारे पास कौन सा है? स्केलेबिलिटी होगी। नेक्स्ट आगे हमारे पास क्लस्टर सिस्टम यूजेस मल्टीपल सीपीयू टू अकम्प्लिश अ टास्क. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पैरेलल सिस्टम इन दैट क्लस्टर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल सिस्टम कपल टुगेदर. तो ये जो है हमारे पास क्लस्टर सिस्टम जो है वो ये तकरीबन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की तरह ही हैं कि इनमें जो डिफरेंट हमारे पास प्रोसेसर्स हैं वो डिफरेंट डिवाइसेस पे ही रन हो रहे हैं और डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कनेक्ट होके एक मेन सिस्टम बना रही हैं और ये किससे कनेक्टेड है? लैन नेटवर्किंग से कनेक्ट होते हैं। तो इसमें क्लस्टरिंग जो है वो सिमेट्रिक भी हो सकती है और एसिमेट्रिक भी हो सकती है। तो फिर वही वाला कंसेप्ट कि अगर एक डिवाइस दूसरी डिवाइसेस को कंट्रोल कर रही है तो तब वो क्या होगी? एसिमेट्रिक। और अगर वो दूसरी डिवाइसेस को कंट्रोल नहीं कर रही, हर डिवाइस अपना काम कर रही है, तमाम डिवाइसेस जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है, उनकी सबकी सेम पावर है, तो तब हम क्या कहेंगे कि वो क्या है? सिमेट्रिक क्लस्टरिंग है।
अब जहाँ पे एक हमारे पास चीज़ आ जाती है कि क्लस्टर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड ये आपस में डिफरेंट कैसे हैं। तो इनमें मेन चीज़ जो है कि रखनी है कि ये दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी है कि दोनों में क्या है, डिफरेंट किस्म के डिफरेंट कंप्यूटर्स या डिवाइसेस हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। और क्लस्टर्ड में क्या है, वो ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड होती हैं, वो मेमोरी भी स्टोरेज भी किसी किस्म की शेयर कर सकती हैं। इसके अलावा क्या है कि वो लैन नेटवर्किंग से कनेक्टेड होती हैं और क्लस्टरिंग इस तरह से की जाती है कि इनमें बहुत हाई स्पीड होती है। एक क्लस्टर यानी, और ये होती भी एक दूसरे के नज़दीक है। लैन में है ही हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क, तो इसका मतलब क्या है कि वो नज़दीक होंगी। जबकि जो डिस्ट्रीब्यूटेड है उसमें किसी किस्म की भी डिवाइस हो सकती है, सबका कंप्यूटर्स की तरह होना या सबका जो है वो सेम टाइप की मशीन होना ज़रूरी नहीं है, डिफरेंट किस्म की मशीनें हो सकती हैं। और क्लस्टर सिस्टम जो है वो मोस्टली वन कंप्यूटर या वन सिस्टम इकट्ठा कंसीडर किया जाता है, वन कंप्यूटर सिस्टम उसे कहते हैं। जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड जो है उसमें क्या होता है कि हमारे पास सारी जो कंप्यूटेशन है या सारा सिस्टम है वो हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और ये पार्ट्स किसी भी लोकेशन पे हो सकते हैं। ये वायरलेसली एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे और अपना अपना काम कर रहे होंगे और एक दूसरे के दरमियान डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे होंगे। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है उसका कंसेप्ट डिफरेंट आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्ट जो है वो किसी और के पास हो, किसी और की अथॉरिटी में हो, और इस एक दूसरा जो है उसे कोई और ऑन करता हो। जबकि क्लस्टर सिस्टम में मोस्टली एक पर्सन के पास ही उस सारे सिस्टम का कंट्रोल होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास रियल टाइम सिस्टम्स। तो रियल टाइम सिस्टम के नेम से अंदाज़ा हो रहा है कि कौन से सिस्टम्स होंगे जो टाइम क्रिटिकल हैं, जिनमें टाइम जो है वो मैटर करता है। उसकी भी आगे दो टाइप्स दी हैं, हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। तो हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स ऐसे हैं कि जिन्होंने मस्ट उसी स्पेसिफाइड टाइम के अंदर अपनी जॉब कंप्लीट करनी है। अगर वो स्पेसिफाइड टाइम के अंदर जॉब कंप्लीट नहीं करते तो उस जॉब को एज ए फेलियर कंसीडर किया जाएगा। जबकि जो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम क्या है वो थोड़े लेस रिस्ट्रिक्टिव हैं। उनमें टाइम स्पेसिफाई किया जाता है, लेकिन ये मस्ट नहीं किया जाता कि इसी स्पेसिफाइड टाइम में हो। कोशिश होती है कि जितना उस टाइम के नज़दीक वो ऑफ़र कर सकें उतना हो। तो ये उससे थोड़ा सा लीनियंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं हैंड हेल्ड सिस्टम। तो वो तमाम सिस्टम्स जो हैं जो किस में यूज़ हो रहे हैं हैंड हेल्ड डिवाइसेस में, वो हमारे पास इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट आ गए हमारे पास कौन से, मल्टीमीडिया सिस्टम्स। तो ये कौन से आ जाएंगे, जिन पे किसी किस्म की मूवीज़ या स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो वो तमाम के तमाम कौन से आ जाएंगे, मल्टीमीडिया सिस्टम। तो मोस्टली ये जो डीवीडी मूवीज़ वगैरह के लिए या इस तरह का मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ होते हैं, तो वो हमारे पास कौन से हैं, मल्टीमीडिया सिस्टम्स हैं। तो इसमें हमने जो वैसे और भी बहुत सारी टाइप्स पढ़ी थी, लेकिन आपने अभी जो इसमें हमने टाइप्स डिस्कस की हैं उनको डिटेल में कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, इंटरप्ट्स। तो इंटरप्ट का टॉपिक हम पहले क्लास में डिटेल में कंसीडर कर चुके हैं, इसे स्टडी कर चुके हैं। मैं इसे दोबारा रिपीट करा देती हूँ कि पहली बात क्या है कि इंटरप्ट होती क्या है। इंटरप्ट इज़ अ हार्डवेयर जनरेटेड चेंज ऑफ फ्लो विद इन द सिस्टम। तो क्या है कि हार्डवेयर जो चेंज जनरेट कर रही है, कोई फ्लो में, कोई सिस्टम की वर्किंग में चेंज कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरप्ट। इंटरप्ट का वैसे भी उर्दू में मतलब क्या होता है हमारे पास, किसी को रोकना। तो वही चीज़ ये है कि अगर सिस्टम के काम में कोई रुकावट आ रही है, उसे किसी और काम की तरफ डाला जा रहा है, तो वो क्या है, इंटरप्ट। An interrupt handler deals with the cause of interrupt. The control is then
रिटर्न टू द इंटरप्टेड कंटेक्स्ट एंड इंस्ट्रक्शन। तो क्या होता है कि इंटरप्ट जनरेट होती है किसी ख़ास काम के लिए, और जब वो काम कंप्लीट हो जाता है तो दोबारा क्या है, उसी इंस्ट्रक्शन जिस पे काम हो रहा था उसके पास कंट्रोल रिटर्न हो जाता है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, उसके इंटरप्ट के बेसिक फंक्शंस दिए हुए हैं। पहला क्या है, when an interrupt occurs, the control is transferred to the interrupt service routine. The interrupt service routine is generally accessed through an interrupt vector. Interrupt vector knows where to find the appropriate interrupt service routine for the current interrupt. तो पहला काम क्या होगा, इंटरप्ट जो है वो ट्रांसफ़र होगी इंटरप्ट सर्विस रूटीन को, और इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो है चेक करेगी कि क्या इसका अप्रोप्रिएट रूट होगा, किसके ज़रिए, इंटरप्ट वेक्टर के ज़रिए। और जो है वो काम हो जाने के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा कि इंटरप्ट आर्किटेक्चर मस्ट सेव द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट हैज़ बीन इंटरप्टेड। एक तो क्या चीज़ आ गई, हैंडलर ने उसे हैंडल किया और उसे बताया कि अप्रोप्रिएट क्या उसने काम करना है, किस तरह से, कौन सी रूटीन है जो इंटरप्ट हुई है। तो नेक्स्ट क्या है कि जो कोई भी इंटरप्ट जब जनरेट होगी तो पहले वो इंस्ट्रक्शन जो काम कर रही थी उसका एड्रेस क्या होगा, सेव होगा। नेक्स्ट क्या है, इनकमिंग इंटरप्ट मस्ट बी डिसेबल इफ़ देयर इज़ इंटरप्ट करंटली बीइंग प्रोसेस। तो अगर एक इंटरप्ट काम कर रही है और दूसरी इंटरप्ट आती है तो उसे क्या है, डिसेबल किया जाएगा ताकि वो पहले वाली इंटरप्ट को ओवरराइड ना करे। एन इंटरप्ट इज़ जनरली कास्ड बाय हार्डवेयर डिवाइस सच एज डिवाइस ड्राइवर्स allowing the CPU to know that some data has been read from the device and is waiting the local device driver। तो मोस्टली जो इंटरप्ट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम में जो हो रही होती हैं वो हार्डवेयर डिवाइसेस जनरेट करती हैं डिवाइस ड्राइवर के ज़रिए, जो कि बता रहे होते हैं कि कोई भी फंक्शन, फॉर एग्जांपल डाटा एंटर करना था कि डाटा एंटर हो चुका है। नेक्स्ट आ जाता है कि सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट्स भी होती हैं जो कि क्या बता रही होती हैं कि किसी किस्म का एरर आ गया है या यूज़र ने कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की रिक्वेस्ट की है। तो ऐसी जो इंटरप्ट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रैप। An operating system is interrupt driven. This means that if there are no interrupts then system will be idle। तो जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो इंटरप्ट्स के ज़रिए ही काम करता है। जब भी उसने कोई काम करना है उसे इंटरप्ट्स सेंड की जाती है। अगर कोई इंटरप्ट नहीं है तो सिस्टम आइडल होगा, वो कोई काम नहीं कर रहा होगा। The operating system must preserve the state of CPU by storing the content of registers and program counter। ये हमने पहले भी बात की है कि डाटा को सेव होना चाहिए। तो वो कह रहा है कि ना सिर्फ उस इंस्ट्रक्शन का डाटा बल्कि क्या है, पूरी CPU की स्टेट जो है, जो वेरिएबल्स, जो चीज़ें, जो उसके रजिस्टर्स में डाटा है, जो प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स हैं, वो तमाम के तमाम क्या हो, सेव हो। द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट डिटरमाइन विच टाइप ऑफ interrupt vector has occurred। This can be done either by polling or by using vectored interrupt system। Polling is a systematic checking of each device to see if it was the device responsible for generating the interrupt। If the operating system has vectored interrupt system then the identity of the device and type of interrupt will be easily handled without checking each device। Operating system must provide a segment of code that specify what action is to be taken in the event of interrupt। There must be a code segment that is specific to each type of interrupt। तो इसकी अगर हम सारी चीज़ें देखें डिटेल, जो फंक्शंस हैं, पहला क्या है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, कि हमारे पास क्या है, उसे हैंडल कौन करता है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन हैंडल करती है। और क्या चीज़ आ गया उसमें, इंटरप्ट वेक्टर। दूसरा क्या चीज़ है कि मस्ट सेव करे एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन जिसे क्या किया गया, इंटरप्ट किया गया। तीसरी हमारे पास क्या है कि डिसेबल इफ़ देयर इज़ इंटरप्ट करंटली बीइंग प्रोसेस्ड। अगर एक इंटरप्ट काम कर रही है तो दूसरी सारी इंटरप्ट्स क्या होंगी, डिसेबल होंगी। यानी एक इंटरप्ट दूसरी इंटरप्ट को ओवरराइड नहीं कर सकती या दूसरी इंटरप्ट को नहीं रोक सकती।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इंटरप्ट जनरेट कौन करता है, मोस्टली हार्डवेयर डिवाइसेस करती हैं डिवाइस ड्राइवर्स के ज़रिए। नेक्स्ट आ जाता है ट्रैप। क्या है? ट्रैप है हमारे पास सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट। नेक्स्ट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इंटरप्ट ड्रिवन है। उससे नेक्स्ट आ गया हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसकी सीपीयू की स्टेट जो है पूरी की पूरी, उसके रजिस्टर्स और उसके प्रोग्राम काउंटर ज़रूर पहले सेव होने चाहिए। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे डिटरमाइन करना होता है कि किस किस्म की इंटरप्ट हुई है, तो उसके दो मेथड्स वो यूज़ कर सकता है, पोलिंग या वेक्टर इंटरप्ट सिस्टम। तो पोलिंग क्या है, चेक ईच डिवाइस, कि हर डिवाइस को चेक करें कि क्या इस डिवाइस ने की है इंटरप्ट जनरेट। लेकिन अगर आपके पास सिस्टम में वेक्टर इंटरप्ट सिस्टम है तो फिर क्या होगा, ऑलरेडी उसमें एक टेबल मौजूद होगा, उसमें सारा डाटा मौजूद होगा जिसमें होगा कि किस किस्म की इंटरप्ट जनरेट हुई है और किस डिवाइस ने की है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो एंड में दिया हुआ है क्या चीज़ की सेगमेंट, कोड का एक सेगमेंट होना चाहिए हर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो बताए कि जो क्या एक्शन टेक प्लेस होगा जब क्या है एक स्पेसिफिक इंटरप्ट अकर हुई है। नेक्स्ट क्या है, क्लासेस ऑफ इंटरप्ट आ गई हमारे पास। तो सुपरवाइज़र का इंटरप्ट है, इनपुट आउटपुट इंटरप्ट्स है, एक्सटर्नल इंटरप्ट्स है, रीस्टार्ट इंटरप्ट्स है और प्रोग्राम चेक इंटरप्ट्स हैं। आपने इनको भी सारा करना है। इंटरप्ट जो है हमारे पास वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो हमने इंटरप्ट की रूटीन वाली डायग्राम की थी, मैं उसके इमेजेस भी आपसे व्हाट्सएप पे शेयर कर चुकी हूँ, आपने वो इमेज पिक्चर भी ज़रूर करनी है। मैं इसमें वो जो हमारे पास इमेज है इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट साइकिल का, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसमें क्या है, हमारे पास सीपीयू है, इसके अलावा क्या है, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। तो अब देखें कि हमारे पास सबसे पहले क्या है, किसी भी डिवाइस ड्राइवर ने इनपुट आउटपुट को इनिशिएट किया, तो उसके बाद क्या हुआ, इनिशिएट हुआ इनपुट आउटपुट के इनपुट आउटपुट का फंक्शन परफॉर्म हो, तो हमारे पास वो कौन कर रहा है, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। नेक्स्ट क्या है, इनपुट रेडी आउटपुट कंप्लीट और एरर जनरेट्स इंटरप्ट सिग्नल। तो क्या है, जो काम इनपुट आउटपुट ने करना था वो हो गया है, या वो काम जो है उसमें कोई एरर आ गया है, तो उसके बाद क्या है, दोबारा चला जाएगा कंट्रोल किसके पास, इंटरप्ट हैंडलर के पास। सीपीयू रिसीविंग इंटरप्ट ट्रांसफ़र कंट्रोल टू द इंटरप्ट हैंडलर। तो अब वहाँ से भी दोबारा हैंडलर के पास चला जाएगा। पहले भी कंट्रोल जो था वो किसके पास आ गया हुआ था, सीपीयू के पास, इंटरप्ट हैंडलर के पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटरप्ट हैंडलर प्रोसेस करेगा डाटा को, इंटरप्ट को क्या कर देगा, रिटर्न। नेक्स्ट उसमें हमारे पास क्या होगा, सीपीयू रिज्यूम कर लेगा प्रोसेसिंग इंटरप्टेड टास्क की, और दोबारा हमारे पास अगर कोई इंटरप्ट का साइकिल स्टार्ट होना है तो वो दोबारा इसी पॉइंट से होगा। इसके अलावा हमारे पास इंटरप्ट की एक टाइमलाइन वाली भी डायग्राम थी, वो भी हम चेक करते हैं। वो है ये हमारे पास, हम इसमें क्या कह रहे हैं कि यूज़र का जो प्रोग्राम है सीपीयू में क्या है, रन हो रहा है यूज़र का प्रोग्राम, और दूसरी चीज़ क्या है, इनपुट आउटपुट इंटरप्ट की प्रोसेसिंग है। इसी तरह इनपुट आउटपुट डिवाइस है और वो आइडल है या क्या कर रही है, ट्रांसफ़र। तो हमारे पास लाइन हमारे पास किस तरह से बनेगा, हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास शुरू में इस पॉइंट पे आगे आते हुए क्या हुआ है, इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट आई है। जैसे ही इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट आई है हमारे पास, इनपुट आउटपुट डिवाइस ने क्या करना शुरू कर दिया है, डाटा को ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये जो ट्रांसफ़र था जब डन हो गया है तो फिर हमारे पास इसको डाटा दे दिया गया है, और ये जो टाइम है इसमें हमारे पास यूज़र का जो प्रोग्राम था वो रन हो रहा है।
इसमें नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि जब भी क्या है इंटरप्ट डन हो जाएगी तो इंटरप्ट क्या है सिग्नल करेगी कि इंटरप्ट डन हो गई है, और इंटरप्ट क्या होगी, हैंडल होगी। इसमें हमारे पास जितनी देर इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट की ये फंक्शन परफॉर्म हो रहा है तब तो हम क्या कह रहे हैं ट्रांसफरिंग, और या बाकी ये जो सारा टाइम है इसमें क्या है आइडल है। इसी तरह से ये वाली जो हमारे पास है यहाँ पे इस दो टाइम पे इंटरप्ट हैंडल हो रही है, जबकि बाकी सारा टाइम क्या है यूज़र का प्रोग्राम है। ये याद रखें कि ये सिंगल प्रोग्राम के लिए है। जब सीपीयू सिंगल प्रोग्राम के लिए काम करता है तो वो यहाँ पे वेट कर रहा होता है यूज़र प्रोग्राम का, वो किसी और प्रोग्राम को कंट्रोल नहीं देता। तो ये हमारे पास टाइमलाइन आ जाएगी सिंगल प्रोग्राम की इंटरप्ट हैंडलिंग के लिहाज से। ये वाली डायग्राम, इसके अलावा जो आपने इनपुट आउटपुट वाला साइकिल वाली डायग्राम की है, इन दोनों को आपने तैयार करना है। बाकी जो हमारे पास इस वीक का रिमेनिंग टॉपिक हैं उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।